तो कभी एक बार उधर कांग्रेस चुन के आती है तो दूसरी बार कम्युनिस्ट चुन के आते हैं, फिर कांग्रेस, फिर तो हर एक की अपनी अपनी सोच है, केरला की अपनी सोच है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फॉरेन करेंसी के नाते आप डूब रहे हो, आज भारत की अर्थव्यवस्था छिपाई गई है, वरना फॉरेन करेंसी के नाते भारत की नैया डूबने वाली है। फॉरेन करेंसी की इज्जत इबरत बचाने में हम लगे हुए हैं। आज रुपये को बचाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, जरा पढ़ लो, पेपर में आता है, इकोनॉमिक टाइम्स, फॉरेन के अखबार भी अपने इकोनॉमी पे अब लिखने लगे हैं, सावध कर रहे हैं दुनिया को कि इकोनॉमिक अवस्था अच्छी नहीं है। तो वो इकोनॉमिक अवस्था में सबसे ज्यादा मदद केरल ही करता है। वो देखो, वो मंत्रिमंडल में जो बैठे हैं वो सोचे, उनको सोच के क्या करना है कि दहशतवादियों का राज्य है वो। तो किसी एक समाज को दहशतवादी करने के लिए आप पूरे राज्य को ही दहशतवादी बन रहे हैं। और आपको क्या मालूम केरला में कितने दहशतवादी पकड़े गए हैं? यानी ऐसा बोलेंगे तो फिर पूरा भारत ही दहशतवादी बोल दो ना एक बार। पाकिस्तान के लाइन में भी जाके बिठा दो भारत को भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बाद में भारत, ऐसे 3 राज्यों को बना दो राष्ट्र को। अब तुम्हारी जुबान से इतना ही आना बाकी है। और एक काम करो, नहीं तो ऐसा है, ऐसा है। गांधी परिवार के बारे में बात करने के लिए पहले गांधी परिवार का योगदान, बलिदान पढ़ो, समझो इस देश के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। जिसके घर में भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति थी राजनेताओं में, ऐसा आदमी आजाद भारत के बाद जब पंतप्रधान पद के लिए निकलता है तो अपनी पूरी संपत्ति देश को दे देता है। 71 के युद्ध में जब पैसे कम गिर रहे थे तो यही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने अपना पूरा गहना बेच डाला और पैसे देश को दे डाले। कहाँ उस खानदान की तरफ अपनी नजर भी जाती है। ये बड़े लोग बात करते हैं, उनको बात करने को कहाँ हम अपने जैसे लोगों ने जाके बात करना उसमें, क्योंकि फिर पन्ने पढ़ने पड़ेंगे ना कि किसने क्या किया इस देश में, किसने क्या किया इस देश में। वाल्मीकि करार को खासकर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी भी अरेस्ट नहीं हो पा रही है, पुलिस वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, वजह क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल। देखो, पुलिस की क्षमता क्षीण कभी होती है, पुलिस को वीकनेस कभी आता है जब पॉलिटिकल इंटरफियरेंस आता है। तब आप किसी एक के पीछे लगा देते हो पुलिस, तब भी पुलिस वीक हो जाती है, क्योंकि पुलिस जानती है कि इसका कोई गुनाह नहीं है, शर्माती है पुलिस। मैं खुद कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, पुलिस खुद कहती थी मेरे सामने कि साहब आम्हाला माहिती है तुमचा गुन्हा नहीं है, आमच्या प्रेशर है साहब। और हमारे जैसे लोग फिर कुछ बोलते ही नहीं, जान दो ठीक है प्रेशर है तो दे डाल दो एक केस। अब तो हम भी इतने बेशरम हो गए कि अब लगता भी नहीं, अच्छा केस पढ़ ली, ठीक है पढ़ो देता, क्या बोला। अब मेरे ऊपर एनसी की है कुछ मेरे नंबर पे बीड में, अब मेरे नंबर पे एनसी करना है ना, मेरे पे ना एनसी है। मेरा नंबर कोई मेरा घर का नौकर तो नहीं इस्तेमाल कर रहा ना, मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, 9930000001। तो मेरे नंबर पे एनसी नहीं है। मेरे वो जो अधिकारी है उसको पूछना चाहता हूँ मैं किस हालात में और किस लिए मेरे मोबाइल के एनसी लिए। अच्छा वो बोलेंगे कि वो जो व्हाट्सएप चैट है तो ओरिजिनल है कि नहीं, पहले वो तो ढूंढ निकालो। मैंने तो इतनी एग्जाम टेक्निकल ये बताया है कि कैसे वो गलत है, पर अभी क्या बोलेंगे, उनको ले ली एनसी। देखो बात एनसी की नहीं है, बात पुलिस क्यों मजबूर है। मेरी कंप्लेंट लेने के लिए वो खेड़कर नाम के इंस्पेक्टर को 4 घंटे लगे और ये एनसी तुरंत टक 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 टक। एनसी और एफआईआर में कोई फर्क नहीं गिरता है, पेज तो एक ही होता है, उसके कॉलम्स भी एक ही होते हैं। सर जिस तरीके से एसपीबी वहां का बदल दिया गया, नए लोगों को लाया गया, देखो ऐसा है, मेरा आज भी मानना है किसी भी राज्य की व्यवस्था पॉलिटिकल होती है, ये सब झूठ है।
कि पुलिस इंडिपेंडेंट होते हैं, पुलिस इंडिपेंडेंटली सब करते, वो ज़माना चला गया था। इस राज्य में वो ज़माना था, अब चला गया। अब कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं चलता है, आदेश से चलता है। और भी गलत नहीं है, अगर राज्य व्यवस्था में चला रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई वो अच्छी चलनी चाहिए, तो मैं पुलिस से संपर्क में रहूंगा, मैं अगर मुख्यमंत्री हूं तो उसमें कोई गलत नहीं है। पर गति क्यों रुकी है, इसकी मालूमात तो पूरे राज्य को होनी चाहिए। राज्य से छुपाते क्यों आप? ये जनता को कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। 302 का आरोपी नहीं बन रहा है आज तक वो। ऐसा है कि आपने कुछ लोगों तो अरेस्ट किया है 302 में, किया है ना। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि क्रॉफर्ड मार्केट के यहां, मैं महाराष्ट्र को बताना चाहता हूं, एक क्राइम ब्रांच का ऑफिस है। कभी आप भी उसका दर्शन लिखो आप, जहां पे कभी एक बार दाऊद को लाया करते थे, छोटा शकील को लाया करते थे, अरुण गवली को लाया करते थे। वहां लिखा गया था, यहां पत्थर भी बोलता है। इसका अगर मतलब समझो तो समझ लो। असं आहे की केरळ राज्याचा इतिहास किती जणांना मला माहिती आहे मला माहित नाही अजून। केरळ भारतातलं एकमेव राज्य आहे त्याच्यात लिटरसी पर्सेंटेजमध्ये भारतात अनेक वर्ष ते 1 नंबरवर आहेत। शैक्षणिक प्रगतीमध्ये भारतातलं नंबर 1 राज्य महाराष्ट्र नाही आहे, केरळ आहे। सर्वात जास्त सुशिक्षित लोक कुठे आहेत? केरळात आहेत। जगाच्या पाठीवर सर्वात जास्त गेलेले कुठल्या राज्यातले लोक आहेत? तर ते केरळातले आहेत। आपल्या देशाला फॉरेन करन्सी देणारं सर्वात 1 नंबरवरचं राज्य कुठलं? तर ते केरळ आहे। आपल्या फॉरेन करन्सीसाठी आपला देश अब्जो रुपये खर्च करतोय, कारण का फॉरेन करन्सी आणि आपल्या रुपयाचं मार्केट हे बॅलन्स असावं लागतं। आज आपलं जे गडगडत आहे आणि ते सावरण्याचा प्रयत्न करतोय ना, त्याच्यात सर्वात जास्त मदत आपल्याला केरळ करते। 85 रुपये झाला रुपयाचा भाव, रुपी अगेन्स्ट डॉलरला 85 रुपये झालाय। म्हणजे आपण कुठल्या परिस्थितीत आहोत हे आपल्यालाच माहित नाही। आपल्यापासून श्रीलंका काय फार लांब नाही। तर असं हे कुठल्याही राज्याला दहशतवादी राज्य म्हणजे दहशतवादी लोक राहतात। एक आता तुम्ही सगळे सत्तेत आहात, सत्तेपुढे शहाणपण नाही असं म्हणतात, तर मुसलमानांना दहशतवादी म्हणून ते लिहितात ना। तुमचा धर्म कुठला? तर मुसलमान। खाली एक अजून कॉलम लावा ना की मुसलमान म्हटलं की दहशतवादी, संपलं। म्हणजे तुम्हाला काय दुसरं काय करायला नको, बोलायला पण नको याच्यापुढे। एकदाच त्रास संपवून टाका तुमचा म्हणजे तुम्हाला जो त्रास होतो तो संपवून टाका कायमचा। राजकीय अनास्था यामध्ये कारणीभूत आहे का? असं की पॉलिटिकल विल पॉवर शोज द रोड फॉर द स्टेट। पॉलिटिकल विल पॉवर असेल तर एका राज्य व्यवस्थेपुढे कोण आहे, कोण मोठा होऊ शकतो? म्हणून मी पहिल्या दिवशी एक वाक्य म्हटलेलं, तेव्हा लोकांनी बीडमधल्यांनी बाप तो बाप रहेगा म्हणून ते चालवलं। अशी अवस्था आहे बीडमध्ये आज। वाल्मिक कराड खडा तो वो सरकार से बडा। तुम्ही स्वतः दाखवून देतात ना की तो सरकारपेक्षा मोठा आहे। आजही त्याची पोरं बाप तो बाप रहेगा, बच के रहना, महंगा पडेगा असे काय काय रील्स बनवून पाठवत आहेत। त्या पोरांची हिंमत कशी होती? हिंमत तो घाबरला पाहिजे। नको रे बाबा रील, त्याच्या आई वडिलांनी सांगितलं पाहिजे बाबा काका राहतो मुंबईत, जा काकाकडे राहून राहा, तू इथं राहूच नको। पोलिसांची भीतीच नाही आहे। म्हणजे मी ह्या विषयावर कधी जात नाही। 1300 लायसन्स, कुठलाही चिमुरड मिशी न फुटलेला माणूस रिव्हॉल्वर लावून शर्ट त्याच्यावर खोचून चालतो। कोणी येतो रस्त्यात ठाम। सर्वात मजेशीर गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राने ऐकावी आणि ह्याच्यावर विचार करावा। किती बूथ कॅप्चर झाले? तुम्ही कुठल्याही पत्रकारांनी कधीही टीव्हीवर ते गांभीर्याने घेतलं नाही।
अर्ध्याहून अधिक बूथ हेच हे रिव्हॉल्व्हरधारी नवीन जी पैदास आहे त्याने कॅप्चर करून दिले. व्हिडिओ दाखवतो. या विधानसभेत या विधानसभेत आणि म्हणे वोटिंग एकदम नीट व्यवस्थित झालंय, शांतपणाने झालंय. व्हिडिओ आहेत, व्हायरल आहेत. उमेदवाराच्या बाजूच्या माणसाला कानफडात मारलेले व्हिडिओ आहेत. मी स्वतः उमेदवाराला भेटलो, त्यांनी जी संख्या सांगितली ती तर भयंकर आहे. मला काय रे किती बूट कॅप्चर झाले? तर म्हणाला 150हून अधिक बूट कॅप्चर झाले. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये, बीडसारख्या जिल्ह्यामध्ये, परळीसारख्या मतदारसंघामध्ये आपल्याकडे 150हून अधिक बूथ कॅप्चर होतात. अरे सर, म्हणजे इट्स अ सॅड स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. आणि ते पण आपल्या महाराष्ट्रात, प्रगतिशील प्रागतिक विचारांच्या महाराष्ट्रात. हा मधला लाल दिवा वाला कोण आहे?